नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और कोई मुश्किल आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो सरकार का एक महकमा है, जिसकी तरफ हम देखते हैं या फ़ोन लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, वो है पुलिस फ़ोर्स। सिर्फ़ इकलौता महकमा है, जिसका आम आदमी से सीधा लगाव-जुड़ाव रहता है। इस पुलिस फ़ोर्स में कुछ एक ऑफ़िसर्स ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा करियर जोखिम में डाल कर के रखा, रिस्क लेते रहे। देश की खातिर, समाज की खातिर, हमारे आप की खातिर कुछ बेहतर स्थितियाँ पैदा हो सकें, इसके लिए वो लगातार लगे रहे। आज जिन मेहमान के साथ मैं हूँ या जिनसे परिचय आज आपका करा रहा हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होने जा रही है, जब कभी वो पूर्वोत्तर में थे और तब जब नगा उग्रवादियों का उस समय आतंक हुआ करता था और केंद्र की सरकार उससे लगातार परेशान रहा करती थी, उन नगा उग्रवादियों के लिए वो बड़ी मुसीबत थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब पुलिस महकमे की कमान अपने हाथ में ली, तो जितने भी बाहुबली, दबंग अपराधी थे, वो अपनी खैर मनाते थे। नेता जो अपराधी किस्म के थे, वो चाहते थे कि जेल में ही रहो, बेल क्यों लो। ये स्थितियाँ उनकी रही हैं और लगातार पुलिस फ़ोर्स में सुधार की जो सबसे मज़बूत आवाज़ देश में रही है, उनमें से एक आपकी भी रही है, प्रकाश सिंह जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी वहाँ से चले जहाँ आपने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपने आप को जोखिम में डाला। आप पूर्वोत्तर में थे, नागालैंड में थे और नगा उग्रवादियों की ट्रेनिंग चीन दे रहा था। आपको पता चला कि एक बड़ी टुकड़ी नगा उग्रवादियों की चीन गई है और उसमें से एक छोटी टुकड़ी लौट कर के आई थी। उसकी जानकारी आपने फिर फ़ोर्सेस को दी। वो पूरा घटना क्या रही सर? देखिए, नागालैंड का किस्सा तो बहुत पुराना है। मेरे सर्विस की शुरुआत का है। शुरुआती दिनों की बात। मैं एक युवा अधिकारी था और नागालैंड में मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से, जो एक एसपी का रैंक होता है, उस रैंक पे वहाँ तैनात था। तो 4 साल वहाँ मैं रहा। मुझे नहीं मालूम था कि 4 साल मैं रहूँगा, पर ये है कि ऐसी जगह लोग जाने को नहीं तैयार होते हैं। हाँ, और एक उनको प्रकाश सिंह मिल गए जो कभी लौटने की बात नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है भाई जब मेरा टाइम हो जाएगा तो लोग अपने आप बुलाएँगे, मैं क्यों कहूँ कि साहब मेरा टाइम हो गया। तो करते-करते 2 साल के बाद 3 साल भी हो गया, 4 साल भी हो गया, इस तरह नागालैंड में लंबे समय में रहा। इस दौरान बहुत अनुभव हुए मुझे, पर वो अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय हैं। ये जो आपने चीन वाली घटना ली, हुआ ये कि उन दिनों नागा विद्रोही शुरू में तो देखिए पाकिस्तान जाते थे। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था ये, 71 से पहले की बात है, हुँ, क्योंकि मैं 65 टू 1965 टू 68 था नागालैंड में। तो नागा विद्रोही पहले तो ईस्ट पाकिस्तान जाते थे और वहाँ से उनको मदद मिलती थी, हथियार मिलते थे, रसद मिलती थी ट्रेनिंग मिलती और थी। वहाँ सैंक्चुअरी के तौर पे वहाँ रुक जाते थे, फिर अपना जुगाड़ करके फिर अपना लौट आते थे। भारत सरकार को ने धीरे-धीरे देखा कि इनका ईस्ट पाकिस्तान से बराबर आना-जाना बना हो, तो उन्होंने जितने रास्ते थे उनपे अच्छी खासी नाकेबंदी कर दी और इनको ईस्ट पाकिस्तान जाने में दिक्कत होने लगी। हुँ, तो जब दिक्कत होने लगी तो इन्होंने सोचा कि फिर कोई नया रास्ता ढूँढा जाए। फिर उन्होंने चीन की तरफ मुख़ातिब हुए और ये हुआ कि इधर से बर्मा में नागालैंड से बर्मा चले जाएँगे और बर्मा से उत्तरी बर्मा में ऐसे भी काफ़ी मतलब बर्मी सरकार का ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता। वहाँ से घुस के फिर अपना उधर से जंगल वग़ैरह पार करते हुए यूनान प्रोविंस पहुँच जाएँगे। तो ये लोग यूनान प्रोविंस पहुँच गए और वहाँ इनको चीनियों ने इनको रिसीव किया और इनको अच्छी तरह से संरक्षण दिया और ये कहा कि ठीक है, आप लोग आ गए हैं तो आपको हम अच्छी तरह से मतलब साल भर करीब वहाँ पे ट्रेनिंग में रखा। हुँ, ट्रेनिंग भी क्या, इंडोक्ट्रिनेशन भी करने की कोशिश की, कुछ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी पढ़ाने की कोशिश की, पर वो सब तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वगैरह तो नागालैंड नहीं पढ़ी, पर हाँ, हथियार के जो प्रशिक्षण दिया गया, वो पूरी तरह से उन्होंने सीखा और फिर वहाँ से हथियारों से लैस होके ये लोग वापस नागालैंड वापस आए। वापस आने में फिर सुरक्षा बलों को इतना तो मालूम हो गया था कि भई इंटेलिजेंस ब्यूरो को मालूम हो गया था कि ये लोग आ रहे हैं। हुँ, तो फिर बॉर्डर पे काफ़ी चौकसी बढ़ा दी गई और ये इन लोगों ने देखा कि अगर ये ग्रुप में चलते हैं, जैसे 300-400 के ग्रुप में थे, तो टक्कर हो जाएगी इंडियन आर्मी से। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भई ऐसे नहीं, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, तो अच्छे छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बाँट दी और कहा कि तुम लोग अलग-अलग बॉर्डर से पार कर लो और फिर फलाँ एक जगह मिल लेना। तो यही हुआ, ये लोग बॉर्डर पार कर लिए और नागालैंड में आ गए।
अब भारत सरकार को ये चिंता हुई कि ये चाइना से गैंग तो आया 350 नागा विद्रोहियों को, पर ये गया कहाँ और ये कैसे बॉर्डर पार कर गया, ये बड़ी भारी एक चिंता का विषय बन गया था। फिर उन्होंने आर्मी से वहाँ उस समय नागालैंड में 8 माउंटेन डिवीज़न होता था वो, तो उस पे ये दबाव पड़ने लगा कि भाई इनको आप ढूँढिए और इनका मतलब इनका कुछ हिसाब करिए। तो फिर 8 माउंटेन डिवीज़न के जनरल थे एक एनसी रॉली थे, बहुत ही आला दर्जे के अफ़सर थे। मतलब उनके आने के बाद आर्मी में इतनी सक्रियता बढ़ गई थी जो मैं अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है। न वरना उसके पहले तो आराम से मतलब धीरे-धीरे काम हो रहा था। तो जनरल रॉली ने मुझे बुलाया कि प्रकाश भई ऐसी-ऐसी बात है और मैं चाहता हूँ कि इसका लोकेशन तुम पता करो। मैंने कहा सर मालूम तो मुझे भी नहीं है, पर अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो मैंने कोशिश किया, सोर्सेज़ लगाया और करीब 1 महीना लगा, पर उसके बाद मालूम हो गया कि कहाँ पे हैं नागा विद्रोही। और जो हमारे जो सोर्सेज़ थे या जासूस जो कह लीजिए, उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब हम आप अगर कोई फ़ौज की टुकड़ी होगी तो हम उसको वहाँ पे ले जाने में मदद करेंगे। ठीक है, हमें इतने पैसे चाहिए। अब ठीक है, हमने कहा पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं, पैसे दिए जाएँगे। तो ये सब डिस्कशन और प्लानिंग फिर वहाँ पे 8 माउंटेन डिवीज़न हेडक्वार्टर में हुई कि कैसे इस टुकड़ी पे हमला किया जाए। और हमने गाइड्स वगैरह दिए, प्लानिंग वगैरह में एसोसिएटेड रहा। और बाद में फिर जनरल रॉली ने प्लान बनाया कि एक फ़ोर्स की एक अच्छी टुकड़ी करीब 1 ब्रिगेड से थोड़ा कम थी, इससे पूरे पूरे गाँव को घेर लिया जाएगा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये लोगों ने पूरे गाँव को, जो त्सोमा गाँव था, उसको घेरने की योजना बना ली। अंगामी क्षेत्र में ये गाँव था, उसको घेरने की योजना बना दी। अब ये है कि पूरी इतनी बड़ी फ़ोर्स की टुकड़ी गई और गाँव को करीब-करीब इन्होंने घेरा लगाने की प्रक्रिया में थे कि सुबह 4 बजे करीब कोई एक नागा विद्रोही शायद कैंप से निकला हुआ, किसी काम से हो सकता है, कुछ अपना ईज़ करने गया हो। उसको दिखाई पड़ा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ इंडियन आर्मी की टुकड़ी लग रही है और सब हथियार-वथियार लग रहे हैं, कुछ खतरा, उसे खतरे का आभास हुआ। उसने आके इन लोगों को चेतावनी दे दी कि भाई देखो यहाँ तो समस्या होने वाली है, यहाँ से तुरंत भाग निकलना चाहिए। तो नागा विद्रोही की मैं तारीफ़ करूँगा, वो मुश्किल से 1 घंटे में उन्होंने सारा सामान झटपट सारा पैक किया और ये तय कर लिया कि हमें एक कहीं से जहाँ हमारे लिए आसान है, वहाँ से हम इनके कॉर्डन को तोड़ते हुए निकल जाएँगे। और हुआ भी यही। उन्होंने एक कंपनी जो मेजर विश्वास की कंपनी थी, उस पे हमला किया और उसमें उसको चीरते हुए निकल गए। मतलब 350 भी मैं समझता हूँ, 300 सवा 300 तो निकल गए। और पर ये है कि उनको भी कुछ नुकसान हुआ, हमारी इंडियन आर्मी को भी नुकसान हुआ। संख्या तो किसी ने नहीं बताई, ना नागा विद्रोही ने बताई, ना इंडियन आर्मी ने, पर दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी लोग मारे गए, पर वो लोग निकल गए। फिर भी कुछ पिछलग्गू हम लोग के हाथ लग गए और करीब 20-22 आदमी पकड़े गए और उनके साथ चाइना से जो उनको हथियार मिले थे वो भी बरामद हुए। हथियारों में ख़ास बात ये थी कि जो चाइनीज़ राइफ़ल्स थी उन दिनों, उनके फ़ोल्डिंग बैनर्स थे। मतलब उस मैं बात कर रहा हूँ, देखिए लेट 60s की। हम लोग के पास, इंडियन आर्मी के पास फ़ोल्डिंग बैनर्स की राइफ़ल नहीं थी। वो चाइना से फ़ोल्डिंग बैनर्स के राइफ़ल लेकर आए थे। जो इस बात का संकेत था कि उन्होंने अच्छे से अच्छे राइफ़लें इनको दी हैं और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो ये सब बरामद हुआ और आदमी पकड़े गए। तो भारत सरकार को इस घटना का सबसे बड़ा बड़ा जो अहमियत थी कि भारत सरकार को चीन के नॉर्थ ईस्ट में दखल देने का अकाट्य प्रमाण मिल गया। और फिर चाइना में, यहाँ दिल्ली में जो चाइनीज़ एम्बेसी के चार्ज अफेयर्स थे, उनको बुलाया गया और उनको एक चेतावनी दी गई कि देखिए हमारे साथ ये सब प्रमाण मिला है और इस तरह की भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना ठीक बात नहीं है। तो खैर वो सब बात हुई, अखबारों में खूब इसकी चर्चा हुई। तो ये सब होता रहा और इस पर नागा विद्रोहियों को फिर ये परेशानी हुई कि भाई ये हमारा इतना सीक्रेट हाइड आउट था, और ये पता कैसे चल गया, जबकि सब लोग ये जानते हैं कि अगर इसके बारे में जो बताएगा उसको हम तो जान से मार देंगे, फिर भी ये कैसे पता चल गया। तो वो फिर अपना उन्होंने रिवर्स इंटेलिजेंस शुरू किया कि भाई ये कहाँ से कैसे सूचना हुई। तो बाद में उनको ये लगा कि ये जो यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो दफ्तर में है उसमें प्रकाश सिंह काम करते हैं, उन्होंने ही ये सारा उन्हीं का सारा क्रियाकलाप है, उन्होंने ही सारी सूचना इकट्ठी की, उन्होंने फ़ौज को मदद की जिसकी वजह से ये हमला हुआ। तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर एक नागाओं, उस समय नागा विद्रोहियों का बड़ा इलैबोरेट नेटवर्क था, अभी भी है, पर उस समय ज़्यादा मतलब सक्रिय था और लड़ाई में बराबर लड़ाई होती रहती थी। उसको एक नागा सिक्योरिटी कमांड कहते थे। सिक्योरिटी कमांड
को का ख़ास ज़िम्मेदारी ये थी कि साहब किसी की हत्या करनी हो, विरोधी नागाओं की जो नागा उनके साथ नहीं उनकी हत्या करनी हो, पुलिस इन्फॉर्मर्स जो उनकी हत्या करनी हो या कहीं पुल उड़ा देना हो, कहीं मतलब आतंकी घटनाएँ पर करना हो, पटरी उखाड़ देना हो, असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस के कुछ हत्याएँ कर देना, इस तरह का उनका उनका ये काम उनको दिया मैंडेट यही था, सैबोटाज, सबवर्शन, असैसिनेशन, यही उनका मैंडेट था। तो उनको एक चिट्ठी लिखा नागा फेडरल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे रेवरेंड मैथ्यू। उन्होंने कहा कि नागा सिक्योरिटी कमांड को इस घटना का ज्योत्सना घटना का उल्लेख किया और कहा कि इसमें प्रकाश सिंह, उन्होंने हमको इंटेलिजेंस अफ़सर को या इंटेलिजेंट अफ़सर लिखा, इंटेलिजेंस अफ़सर थे, इन्होंने ये सब काम कराया है, तो इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो ये तो उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। अब उस समय हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना अच्छा था कि इसकी कई कॉपी बनी थी, एक कॉपी कहीं से इत्तेफ़ाक से हमारे पास पहुँच गई। वो हुआ क्या है, रात को एक सोर्स आया, उनका साहब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लाया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए, आपके जो मतलब का हो। तो ख़ैर डॉक्यूमेंट्स हमने रातों-रात फ़ोटोकॉपी कराई उसकी और सवेरे वो मेरे टेबल पर रख दिया कि साहब रात को ये आया था सोर्स, ये सब दे गया है। अब सवेरे जब मैं उसको पलटने लगा तो देखा कि इसमें तो जब उस कागज़ पे मेरी निगाह पड़ी तो मैं तो कहा कि अरे ये क्या है? 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया कि अब इसका क्या किया जाए? ये तो मेरे ही एक तरह से मौत का फ़रमान था। तो मेरे कुछ नहीं समझ में आया कि अब इसमें क्या किया जाए? तो मैं अपने जो हमारे जो बॉस थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके पास गया कि साहब देखिए ऐसी-ऐसी बात है, ये खबर आई है। उनको भी कुछ नहीं समझ में आया क्या करूँ? उनका भाई देखो इसको तो तुरंत दिल्ली भेज दो, इंटेलिजेंस ब्यूरो मुख्यालय दिल्ली भेज दो और उनसे इंस्ट्रक्शंस माँगो कि क्या किया जाए। तो उन्होंने तुरंत फ्लैश मैसेज भेजी और उसका जवाब तुरंत आ गया कि साहब प्रकाश सिंह पहला पहला हवाई जहाज़ का जो कनेक्शन हो पकड़ के सीधे दिल्ली चले आएँ। तो ख़ैर उन दिनों जोरहट से हम लोग प्लेन लेते थे दिल्ली का, तो मैं जोरहट चला गया और जोरहट से हवाई जहाज़ पकड़ के दिल्ली गया। वहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो में मेरी पेशी हुई। मेरे सामने मतलब डायरेक्टर आईबी जो सबसे बड़े अफ़सर होते हैं, वो बैठे थे और उनके बगल में एक डीआईजी साहब बैठे थे, डिप्टी डायरेक्टर कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट का काम देखते थे, मिस्टर के एन प्रसाद उनका नाम था। ये लोग दोनों व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुझसे सारी बात का मतलब असेसमेंट लिया कि क्या स्थिति थी, क्या हुआ है, कैसे डॉक्यूमेंट क्या है और फिर सारी बातों का आकलन करने के बाद उनको लगा कि प्रकाश सिंह की जान का एक खतरा है। वास्तव में खतरा है और चूँकि आईबी के अफ़सर हैं तो इनको ज़्यादा सुरक्षा भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं कि आप जैसे आजकल होता है ना एनएसजी लाओ कमांडो दे लश्कर के दिए, साथ। वो सब भी नहीं कर सकते। तो तो फिर उनका देखो प्रकाश ऐसा है, तुम्हारे खतरा है जान का और सारी परिस्थितियों को देखने के बाद हम लोगों का विचार ये है कि तुम यहीं दिल्ली में पोस्टिंग ले लो और कल से यहीं रिपोर्ट करो तुम। वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है और तुम्हारी पत्नी और बच्चे वहाँ पे हैं। बच्चे मेरे छोटे-छोटे थे, पंकज, पीयूष ये शायद 7 साल के और 5 साल के थे। कहता है पत्नी और बच्चों को हम लोग हेलीकॉप्टर भेज के उनको वापस बुलवा लेंगे। तो फिर मैंने सारी बात सुनी, मैं नागालैंड में साढ़े 3 साल से ऊपर हो गया था, मुझे नागालैंड से अटैचमेंट भी हो गया था और इस तरह से भाग के ट्रांसफ़र कराना मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मुझे कहा भई ये क्या बात है? और फिर मुझे मेरे पिताजी ने मुझको बहुत सारी बातें सिखलाई थी, उसमें ये भी एक बात कही थी कि देखो जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ पे है, बाकी टाइम आदमी अपना कर्म करता है। तो मेरे मुँह से एकाएक मतलब उसी समय 1-2 सेकंड के सोचने के बाद ही मेरे दिमाग का कंप्यूटर तुरंत सारी बातों का विश्लेषण करके तुरंत मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे तो मैं विश्वास करता हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो मुझे जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर की जैसी इच्छा होगी और मैं चाहता हूँ कि मेरा जब 4 साल जैसे ही पूरा होता उस समय आप लोगों ने वादा किया था कि अब बुला लेंगे वापस, आप बुला लीजिए लोगों से। अभी 3-4 महीने बाकी थे उसमें। मैंने कहा मैं बाकी समय अपना वहाँ पे निकाल लूँगा। तो उन्होंने देखा कि जब ये लड़का, मैं उस समय लड़का ही था, नौजवान लड़का था और ये लड़का खुद खतरा मोल लेने को तैयार, उनका ठीक है तुम जाइए अब और नागालैंड पुलिस से कहा जाएगा कुछ आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करे और उन्होंने डायरेक्टर आईबी जो थे मिस्टर एमएमएल आहूजा, उन्होंने केएन प्रसाद साहब से जो डीआईजी थे उनसे कहा कि भाई इनके लिए एक बुलेट प्रूफ वेस्ट का इंतज़ाम करिए। उन दिनों बुलेट प्रूफ वेस्ट बड़ी रेयर कमोडिटी थी। मतलब बस ये सुनते थे कि बहुत बड़े वीआईपी लोग पहनते हैं और तो सिपाही अब आजकल तो सिपाही लोग भी पहनते हैं। उन दिनों तो बहुत रेयर कमोडिटी थी। ये कहा बॉम्बे से एक ऑर्डर कर दो इनके लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट मँगा लो। तो ख़ैर वो वेस्ट तो कभी आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई, मुझे नहीं मालूम। मैंने भी किसी को रिमाइंड नहीं किया। पर यही अगले 3-4 महीने काफ़ी ये मतलब लुक्का-चोरी का खेल चलता रहा और मेरे मूवमेंट्स बड़े सीक्रेट होते थे और किसी को पता नहीं चलता था मैं कहाँ जा रहा हूँ और जहाँ भी दौरे पे जाना होता मैं 4 बजे सवेरे निकल जाता था।
अपने पत्नी और बच्चों सबको लेकर जाता था कि भाई चलो जो कुछ होना है सब लोग साथ ही रहेंगे। नागालैंड में सर करियर के दौरान चूँकि आप तो 4 साल के 4 साल रहे हैं, कोई दूसरी ऐसी घटना रही हो जिसको आपको लगता है कि नहीं ये शिवालिक है, ये बेहतरीन रही है और इसको भी याद रखना चाहिए? नहीं, घटनाएँ बहुत सारी नागालैंड में हुई थी और नागालैंड का देखिए नागल विद्रोही जो थे नहीं बहादुर तो अपनी जगह थे ही वो और औरतों की बड़ी इज़्ज़त करते थे। बल्कि मतलब एक आध बातें आपको बताएँ जैसे किसी ने मुझको सलाह दी देखो प्रकाश तुम बार-बार ये सब इंटीरियर एरियाज़ में दौरा करते रहते हो, जीप में तुम अकेले जाते हो, तुम्हारे पास कोई गनर भी नहीं होता, एक ड्राइवर है तुम हो और तुम्हारे साथ एक कोई ऑर्डरली रहता है। तुम ज़्यादा अच्छा होगा अपनी पत्नी के साथ दौरा किया करो क्योंकि अगर तुम अपनी पत्नी के साथ दौरा करोगे तो नागा तुम पे कभी हमला नहीं करेंगे। मतलब एक औरतों की हाँ, इतनी हाँ। इज़्ज़त करते थे। अब मैंने कहा भाई पत्नी को कैसे मैं ले जाऊँ? मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल उनको तैयार करना, पढ़ाना, नहलाना-धुलाना वो मतलब स्कूल छोड़ के रोज़-रोज़ कहाँ से दौरा करूँगा मैं तो। अच्छा वहाँ नागालैंड में दौरे पे जाओ तो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाता था। आप हुँ, जहाँ गए पहाड़ों पे सड़कें मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, आप बड़ी मुश्किल से तो कहीं पहुँचे। उसके बाद काम करके लौटिए अपना। तो ये समय था। अब वहाँ पे और भी घटनाएँ बहुत सारी थी। एक एक रही। बार जैसे एक बार मैं नागा विद्रोही के कैंप में छद्मवेश में चला गया था। अच्छा, छद्मवेश चला मैंने ये नहीं बताया मैं कौन हूँ और वहाँ पे गए तो बड़ा मतलब पहले तो वहाँ पहुँचना बड़ा दुष्कर था। मैं तो आज भी फिट हूँ और उस समय तो मतलब प्राइम ऑफ यूथ था मेरा। पर मुझे याद है कि करीब वहाँ कैंप तक पहुँचते-पहुँचते कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे भी पहाड़ पे चढ़ते-चढ़ते कि जैसे आज मेरे लंग्स बर्स्ट ना कर जाएँ, ऐसा लगता था मुझे। करीब 5 किलोमीटर उन दिनों मील में नापा था। 5 मील करीब ढलान था और 5 मील चढ़ाई थी, तब जाके वो कैंप पहुँचा। लिफोरी का कैंप था, बर्मा की सीमा पे था। जा रहे हैं और हमारे साथ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था, चंद्रिका सिंह नाम का एक आदमी ईस्टर्न यूपी का था। बड़ा मतलब बोलने में बहुत वाकपटु और बहुत ही होशियार। उसने कहा, "नहीं, नहीं सर चलिए अब मैं तो हूँ, मैं हूँ साथ में सब मैं आप अपना अपना कवर बनाए रखिएगा।" मैंने कह दिया था कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यहाँ नागाँव पे रिसर्च करने आया हूँ। मैं इस तरह चला गया, वहाँ बुद्धू की तरह जी बीच में बैठा रहता था और बाकी सारी बातें चंद्रिका सिंह करते थे। मैंने कहा ज़्यादा कोई होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा इससे बात करने की ज़रूरत है। तो वो भी एक अविस्मरणीय अनुभव था, कैसे नागा कैंप में रात भर हम लोग रात भर रहे और फिर सवेरे बात-वात करके चले आए। बड़ा शुरू में तो बड़ा गर्मी दिखाई, नाराज़ हुए, फिर बाद में बड़ा सत्कार भी किया और नागा लड़कियों ने खूब हम लोग को मधु पिलाया, खाना खिलाया। मधु राइस बियर होती है, हाँ, हाँ। राइस बियर मुझे तो बियर-वियर ऐसे भी नहीं पीता था, पीने में बड़ी मुश्किल से मैंने वो चुंगा में लेके ख़त्म किया। जैसे ही ख़त्म हुआ उसने फिर भर दिया। मैंने कहा अरे ये बड़ी मुसीबत है। वो लोग चुंगा खाली नहीं रखते। तो आखिर में मैंने उसको छिपा के हटाया कि भई किसी तरह से ताकि अब ज़्यादा मुझसे नहीं अब चलेगी। वो लिफोरी नागा आर्मी कैंप में एक रात बिताना छद्मवेश में वो भी एक मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव था। जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान अपने हाथों में लिए बैठे थे या यूपी डीजीपी हुए आप, तो कहा जाता है कि आपने पुलिस रिफ़ॉर्म्स बहुत किए और पुलिस महकमे को चुस्त-दुरुस्त बहुत किया। लेकिन जो अपराधी थे, बाहुबली थे, उनकी आपने शामत ला दी थी। तो क्या-क्या किया था आपने उत्तर प्रदेश में? देखिए, उन दिनों माफ़िया का व काफ़ी मतलब माफ़िया मतलब सिर उठा रहा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे आजकल माफ़िया काफ़ी मतलब उनकी हज़ार करोड़ की एम्पायर हो जाती है, ऐसा तो नहीं था, पर ये है कि माफ़िया सिर उठा रहे थे। तो मैंने माफ़िया के खिलाफ़ एक सघन अभियान चलाने का निश्चय किया। देखिए शुरू में 1 साल तक या डेढ़ साल तक तो मुझे मतलब 1 साल, सवा साल तक तो सरकार की तरफ से पूरी मतलब कंप्ली पूरी स्वतंत्रता थी कि आप जो सही काम करना चाहें करते रहिए हो। तो माफ़िया के विरुद्ध जब मैंने अभियान चलाया तो सरकार की तरफ से बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने पूरा मुझे समर्थन दिया, सहयोग दिया, जो साधन चाहते थे वो माँगा। फिर जो बड़े-बड़े माफ़िया थे उनके खिलाफ़ तो सख्ती से कार्रवाई की गई, मतलब गिरफ्तार करना और उनके अगर भाग गए हैं तो उनकी कुर्की करना और अगर वो लड़ाई का मन बनाते हैं तो ठीक है, मारो, गोली मार के ख़त्म करो इनको, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं। और उन दिनों तो गोली मारने पे आज की तरह तो थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता है, उन दिनों गोली मारने की काफ़ी छूट थी। तो ये था कि भई या गोली मारो या तो अगर सरेंडर करते हैं तो ठीक है, सरेंडर करो और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करो। तो ज़्यादातर माफ़ियाओं के दिल में काफ़ी दहशत हो गई थी और 2 माफ़िया जैसे मैं उनका उदाहरण दूँ जो मेरे हाथ से बच गए थे और कैसे बचे। एक तो मुख्तार अंसारी थे, ये अंडरग्राउंड चले गए थे, मतलब घर अच्छा, छोड़ के या यूपी छोड़ के चले गए थे, कुछ पता नहीं। ये था कि
जितनी बार हम पूछें हुजूर इनका कोई पता ही नहीं चल रहा है, गए कहाँ हैं। हम्म, तो घर से एकदम घर छोड़ के भाग गए थे। उनको ये लग गया था कि पता नहीं इस राज्य में हमारा क्या होगा और ये पुलिस हमारा क्या करेगी। तो फिर मैंने उनकी बड़ी सख्ती से उनके घर की सारा सामान वामान कुर्क करा दिया तो था। आपने मुख्तार अंसारी को ज़ीरो इन क्यों किया? तो उसमें क्या कर रहे थे? मेरे पास जो रिकॉर्ड्स बने उसमें उनका नाम आया कि साहब ये तो बड़ा उभरता हुआ बड़ा माफिया है। माफिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं कार्रवाई का मैं तो एकदम तैयार था कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पर वो उनको कुछ आभास लग गया और वो अंडरग्राउंड हो गए। कहाँ गए, यूपी में थे, बाहर थे, पता नहीं। फिर उनके घर की कुर्की की गई थी और फिर मेरे जाने के बाद ही वो अ, सरफेस पे आए। सरफेस पे आए। और फिर धीरे धीरे बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी की जो सरकारें बनी उस दौरान तो उन्होंने अपना साम्राज्य, अपराध का साम्राज्य पूरी तरह से फैला लिया था। एक तो ये बच गए मुझसे और दूसरे डीपी यादव मुझसे बच गए थे। ये भी उस समय काफ़ी कुख्यात थे, उस समय से भी कुख्यात थे। और मेरा ये था कि इनको मतलब ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई करो, जहाँ मिलें। अगर ये ज़्यादा टक्कर लेते हैं तो इनको ठिकाने लगा दो। तो ये भी भाग रहे थे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले भाग रहे थे कि कहीं हमको पुलिस पकड़, कहीं एक जगह ठहर नहीं रहे थे। फिर मुझे बताया गया कि यादव दरोगाओं ने, डीपी यादव थे, यादव दरोगाओं ने जो इनसे हमदर्दी रखते थे, उन्होंने कहा देखो भैया डीजीपी का कोई ठिकाना नहीं, तुम ज़्यादा अच्छा है कि तुम जो मुकदमे तुम्हारे खिलाफ दर्ज है उसमें तुम सरेंडर कर दो और जेल के अंदर चले जाओ। अगर बाहर रहोगे तो तुम्हारे कोई कुछ ठिकाना नहीं क्या हो जाए, कब ठीक है। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, सुल्तानपुर में शायद सरेंडर किया था और इसकी जेल के अंदर चले गए थे। अब जेल में चले गए तो फिर हमारी पकड़ से बाहर हो गए थे। तो ये दोनों आदमी किस मतलब हमसे इन्होंने जान बचाई अपनी, और उसके बाद अपना साम्राज्य हमारे कार्यकाल के बाद काफ़ी अच्छी तरह से फैला दिया। नेताओं के लिए भी आप बड़ी मुसीबत थे, जो अब अपराधी नेताओं के के लिए साथ। मुसीबत तो हम नहीं थे, पर नेता हमसे परेशान बहुत थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये आदमी किसी की सुनता नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं सुनता था, पर ये सुनता ज़रूर था। पर जब मुझे ये लगता था कि ये बातें जो कर रहे हैं ये तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, जनहित में नहीं है, तो फिर मैं सीधे-सीधे मना कर देता था। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोज़र चला दो, अपराधी है, इनकाउंटर उसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह जो फैसले होते हैं, उसको लेकर के कई बार सवाल होता है कि इनकाउंटर क्यों हो जाता है, कोर्ट के ज़रिए फैसला होना चाहिए, बुलडोज़र क्यों चल जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? बड़े पाप को कम करने के लिए छोटा पाप अगर कर दिया जाए तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ। अब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ समाज के पाप की गठरी पुलिस ढोती है। बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद सही नहीं हैं, कानूनन ठीक नहीं है, परंतु जनहित में ऐसा करना आवश्यक होता है। पर हाँ, कोल्ड ब्लडेड किलिंग मैंने कभी नहीं इनकरेज की। चाहे वो यूपी रहा हो या कश्मीर रहा हो या पंजाब रहा हो, किसी को इस तरह से पेड़ में बांध के या जंगल में ले जाके अकेले में मार दिया, इसको मैंने कभी समर्थन नहीं किया और इसको मैंने कभी इनकरेज नहीं किया। ये भी मैंने बराबर कहा है कि देखो, अगर टकराव होता है तो गोली मारने में कोई संकोच मत करना। आप अपने पुलिस ऑफिसर के करियर में नागालैंड के अलावा पंजाब और कश्मीर दोनों राज्यों में रहे, और पंजाब में तो आप तब रहे जब वहाँ आतंकवाद बिल्कुल चरम पर था। वहाँ भी तो जोखिम भरी ज़िंदगी होगी आपकी। वहाँ जो आतंक का दौर था उसकी कल्पना शायद आज का सामान्य आदमी कर नहीं सकता है। मतलब एकदम जैसे मौत का साया पूरे प्रदेश के ऊपर मंडरा रहा था। कब कहाँ कौन आदमी मार दिया जाए, वो आईजी हो, डीआईजी हो, चीफ मिनिस्टर हो, किसी किसी का ठिकाना नहीं। ये था कि एनीबॉडी कैन बी किल्ड एनी टाइम एनीवेयर। पूरे प्रदेश में मौत का साया था। और जब हम बीएसएफ कैंपस से निकलते थे कि अब दौरे पे जा रहे हैं, तो फिर मेरे मन में भी एक सेकंड के लिए यह ख्याल आता था, क्या मैं लौट के आऊँगा? अब जो होगा देखा जाएगा, पर जाना तो है, काम तो करना है देश के लिए। तो काम तो बराबर आदमी करता रहा, पर एक मौत के साए में 4 साल मैंने काम किया और वो आतंक का जो दौर था उसका आज का आदमी साधारण आदमी का सामान्य आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी ताकत, पूरे अपने राज्य की ताकत झोंक दी थी कि खालिस्तानियों की मदद करो, इनको हथियार दो, इनको रसद दो, इनको रुपए दो, इनको जो चाहते हैं दो, पर यह है कि पंजाब को तोड़ दो। पूरे राज्य की ताकत लगी थी। इस दौर में जो काम किया था, तो मौत का वो तो मतलब 4 साल बस ईश्वर की दया से वो भी कट गए। नागालैंड में तो कभी-कभी खतरा होता था, यहाँ तो रोज़ का खतरा था।
यहाँ के अनुभव कैसे रहे? यहाँ कभी-कभार लगा कि बस अब तो जान गई ही गई? जी हाँ, मतलब इस तरह के वातावरण था, खतरनाक वातावरण था, पर ये है कि अब काम करना है, सुरक्षा माने आप पूरे सब कुछ जो कुछ आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, लीजिए, पर खतरा तो है ही। अब अक्सर जैसे अब शाम को हुई, मैं सवेरे चला जाता था कहीं इंस्पेक्शन करने, अब शाम हो गई, मैंने कहा अभी काम खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ। तो मेरे बटालियन कमांडर्स कहते, "सर, इस समय मत जाइए।" मैंने कहा, "क्या बात है?" उन्होंने कहा, "सर, अच्छा शाम का समय देखिए एम्बुश के लिए आदर्श माना जाता है, हुँ, क्योंकि आप शाम को रोशनी है, कम रोशनी है, पर उसमें आपने एम्बुश कर लिया। जब तक कुमक आई, रेनफोर्समेंट्स आए, बाकी सिपाही आए आपको तब तक वो निकल दौड़ाने के लिए, जाएँगे। तब तक अंधेरा हो गया। तो हमेशा कहते नहीं सर, इस समय मत जाइए, बहुत खतरनाक समय है। अब मेरा शुरू से कुछ स्वभाव है, अगर किसी आदमी ने अगर ये कह दिया कि इस काम में खतरा है, तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। ये मेरा मतलब क्या कहा जाए, मेरी उल्टी खोपड़ी कहिए या जो कहिए, मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है भाई, ये कह दिया, अब मैं ये सुनने के लिए नहीं तैयार हूँ कि आईजी साहब या डीजी साहब डर गए और इसलिए आप बटालियन में रात बिता रहे हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, देखा जाएगा। तो बाद में मुझे बहुत, जब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो मालूम हुआ कि जब ऐसे मौकों पे जब मैं जाता था और ये है कि घर पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, तो हर पोस्ट एक दूसरे पोस्ट को खबर करती रहती थी, जहाँ से मैं पोस्ट हुई, यहाँ से आईजी साहब सुरक्षित चले गए, यहाँ से चले गए, यहाँ से मतलब फ़ोर्स को परेशानी रहती थी, कोई हमारा कि आप सेफ़ली जो घर पहुँच हमारा जाएँ। सेनापति के साथ कुछ हो जाए। मैं उस समय इंस्पेक्टर जनरल था, पर वो दौर भी मैंने देखा और ठीक है, वो भी निकल गया। वहाँ भी एक आप समय ऐसा आया कि जब सारे पंजाब पुलिस अफ़सरों को ये हो गया, सीनियर अफ़सरों को, आईजी नवाब को, कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही चलेंगे। मेरे लिए भी हो गया कि अभी अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ कराइए। मैंने कहा ऑर्डर तो आ गया, पर मेरे साथ एक पायलट और एक जिप्सी आगे-पीछे चलती थी, और उसमें पायलट में भी करीब 4-5 आदमी, जिप्सी में भी 4-5 आदमी, हथियार बंद, एकदम चुने हुए जवान, और दोनों तरफ से, मतलब आगे-पीछे दोनों, पूरा आगे-पीछे दाहिने-बाएँ पूरा कवर करके, और हुड निकाल देते थे, एकदम खुले में। मेरे दिमाग में आया कि मेरे पायलट और जिप्सी के करीब 10 जवान जो हैं, वो तो एकदम खुले में जा रहे हैं। हुँ, वो हुड जो होता है वो सब हटा दिया गया है, क्योंकि उनको चारों तरफ कवर करना है, 360 डिग्री इसका कवर देना है मुझे, और मैं क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी में अंदर बैठ जाऊँ, ये कैसी बहादुरी हुई। अगर वो जान का खतरा मोल ले सकते हैं तो मैं भी मोल ले सकता हूँ। चलो कार में चलते हैं, कोई बात नहीं, पर मैं बुलेट प्रूफ मैंने नहीं करवाई गाड़ी अपनी। वो भी एक जिद थी कि नहीं करवाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सेंसिटिव एरिया से मैं गुज़रता था, मैं जानता था कि ये तो एम्बुश प्रोन एरिया है, यहाँ तो कभी किसी सेकंड कुछ हो सकता था। तो मैं ड्राइवर से कह देता था, रात के समय हमेशा आमतौर में ड्राइवर कहते, भैया कुछ, उन दिनों कैसेट लगते थे, अब आजकल तो बड़े अच्छे-अच्छे म्यूज़िक सिस्टम हो गए हैं, कि भैया भजन को कैसेट लगा दो, अगर मेरा अंत समय आज होना भी है, तो तो कम से भजन कम भगवान का नाम सुनते हुए ऊपर जाएँगे। अब जैसे एक बार की घटना है, मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में खेमकरन एरिया में दौरा कर रहा था, और दौरा करते-करते मैं मतलब सीमा चौकियों को दौरा करते-करते शाम को लौटने में देर हो गई थी। अब आतंकवादी को ये लगा था कि आज आईजी दौरे पे निकला है, और जिस रास्ते, देखिए वहाँ रास्ते बड़े सीमित हैं, जहाँ जीप जा सकती है, बड़े सीमित रास्ते हैं। तो ये था कि इसी रास्ते गए, इसी रास्ते लौटेंगे। हुँ, लौटने के रास्ते में उन्होंने एक जगह एम्बुश लगा लिया, हुँ, कि लौटते-लौटते तो इनको देर हो ही जाएगी, और लौटते-लौटते हम इनको यहीं एम्बुश लगा देंगे। और मतलब एम्बुश भी उन्होंने, एक डीसी भी होता है, डिच कम बंद होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हो, एंटी टैंक डिफेंस होता है। कि अगर अच्छा, बाहर से पाकिस्तान के टैंक रेजिमेंट आए, तो ये बाँध जो हैं, यहाँ पे ये रुक जाएँगे। तो बाँध के ऊपर उन्होंने ऊँचाई पे, ताकि ऊँचाई से नीचे नीचे से गाड़ी जाती रहेगी, हम बाँध के करीब 15-20 फीट ऊँचा होगा, वहाँ से हम ऊँचाई से इनका एलएमजी लगा ली, और सब मारने की तैयारी थी। पर अब ईश्वर को मुझे बचाना था, वो मेरे मेरे लौटते समय कमांडेंट साहब जीप चला रहे थे, मैं उनके बगल में बैठा, उनका था, सर देर हो गई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये शॉर्टकट है, ज़रा-सा रास्ता उबड़-खाबड़ है और रेगुलर रूट नहीं है, आप कहिए तो मैं इधर से लेता चलूँ। तो मैंने कहा, भाई देखो यहाँ का रास्ता तुम जानते हो, हमें तो बटालियन हेडक्वार्टर जाना है, तुम जिधर से ठीक समझो ले चलो। तो उन्होंने मोड़ लिया कि अब जब डीजी साहब से, आईजी साहब से छुट्टी मिल गई, मतलब इजाज़त मिल गई, तो शॉर्टकट ले चलते हैं। ऊबड़-खाबड़ उछालते कूदाते वो ले गए हमें शॉर्टकट से। अब जो रेगुलर रूट था उस पे वो एम्बुश लगा हुआ रह गया। पड़ा पड़ा रह गया, वो एक गोली नहीं चला पाए। ये दूसरी बात है, वो फिर खीस में कुछ बीएसएफ का पेट्रोल उधर से जा रहा था रात को, 4-5 आदमियों को, उसमें से 2 आदमी मर गए। उन्होंने कहा और कोई नहीं मिला, चलो इन्हीं 2 को मार देते हैं। तो वो बाद में पता चला कि ये एम्बुश तो आपके लिए लगा था, पर वो मारे गए, 2 बेगुनाह सिपाही मारे गए, आप तो इधर से बगल से निकल गए।
सब सब ईश्वर का खेल था और क्या कहा। तो और भी एक बार मतलब पंजाब पुलिस ने हमको लिख के भेजा कि साहब आपके घर पे रॉकेट अटैक होगा और आपके बच्चों को किडनैप करने की योजना बना रहे हैं। हुँ। पंजाब पुलिस से खबर आई मेरे पास। तो फिर घर पे रॉकेट अटैक का तो फिर मैंने सुरक्षा का इंतज़ाम किया। जैसे अगर पेट्रोलिंग जहाँ हो रही है उससे मैंने कहा नहीं 50 मीटर और आगे बढ़ के उसको भी पेट्रोल करो। हुँ। कोई हमारे मतलब पेरीमीटर के पास ही ना आने पाए। तो एक्सटेंडेड पेट्रोलिंग जो हुई तो उसकी वजह से हमारे घर पे तो कोई रॉकेट अटैक नहीं हुआ और बच्चों को शायद ईश्वर ने बचा लिया। एक बच्चा उस समय ऑलरेडी बड़ा बेटा पंकज उस समय ऑलरेडी सुपरिटेंडेंट पुलिस धौलपुर था और छोटा बेटा इनकी पहुँच से बहुत दूर बेंगलोर में था। वहाँ तक इनके लिए शायद पहुँचना मुश्किल था। तो खैर बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह के अफ़सर आपको बहुत कम दिखेंगे। ऐसे लोग आदर्श होते हैं। पुलिस फ़ोर्स को आपने मॉडर्नाइज़ किया उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक। अब मॉडर्नाइज़ क्या जो सुधार उस समय हो सकता था, उस समय तो संसाधन लेकिन एक ज़्यादा नहीं सवाल थे। आता है कि पुलिस रिफ़ॉर्म्स बार-बार, नहीं, बार-बार। पुलिस को मॉडर्नाइज़ के बजाय पुलिस में एक हमने एक नई ऊर्जा दी, एक नया आदर्श रखा और कहा कि नहीं तुम्हें इस पे अमल लाना है। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर डायरेक्टर जनरल सख्त है और उसका दामन साफ़ है और उसको कोई इधर लाग लपेट नहीं भैया मुझे तो ईमानदारी से काम करना है और जनहित में काम करना, तुम्हें रखना हो रखो, नहीं रखना हो हटा लो। मैं मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर था, नहीं रखना हो हटा लो, मैं हटने को तैयार हूँ पर मुझसे गलत काम मत कहना करने को और सही काम से रोकना मत। और सही काम तो मैं जो करूँगा तुम रोकोगे तो भी करूँगा। हुँ। तो ये मेरा एटीट्यूड था, तो इससे लोग फिर बाद में बहुत परेशान हो गए थे कि भई ये आदमी सुनते नहीं किसी की और अखबार में निकला कि कांग्रेसमैन ने कुछ कहा है कि भई ये तो बड़े एरोगेंट आदमी हैं, सुनते नहीं हैं। अब सुनते नहीं हैं मैं तो अब मुझे जो सही काम है वो करूँगा या आपकी सिफ़ारिशें और जातीय समीकरण कि मेरे ये जात का ये है इसको ये कर दिए, ये सब चक्कर में नहीं पड़ूँगा। जो स्टेट के इंटरेस्ट में वही काम होगा। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद राजनाथ सिंह भी रहे, मायावती रही, मुलायम सिंह रहे, अखिलेश रहे, योगी आदित्यनाथ रहे। बतौर डीजीपी का उस सबके साथ तो आपका संपर्क नहीं रहा, लेकिन ये है कि आपको समझ में आता है कि ये जो चल रहा है, जब मेरे दौरान था तो क्या था, अभी जो है वो क्या है? आपको क्या किस सरकार के दौरान पुलिस फ़ोर्स ज़्यादा डिमोरलाइज़्ड महसूस करती रही? डिमोरलाइज़ तो मेरे ख़्याल में मुलायम सिंह की सरकार रही है, अखिलेश की सरकार रही। डिमोरलाइज़ देखिए एक वर्ग तो डिमोरलाइज़ हो जाता है, एक वर्ग का मोरल बढ़ जाता है, ये हुँ। भी बात है। जो ये पुलिस में बेईमान अफ़सर भरे पड़े हैं और बेईमानी में जब प्रकाश सिंह जैसे आदमी आ जाते हैं तो उनको ये लगता है कि यार बेईमानी तो कर रहे हो पर अगर उनकी नज़र में आ गया तो कोई नहीं बचा पाएगा ऊपर तक। मुख्यमंत्री तक अगर तुम्हारी पहुँच है तो शायद बच जाओ, वरना कोई मंत्री तुमको नहीं बचा पाएगा। ये इम्प्रेशन मैंने डाल रखा था। तो बेईमान आदमी भी सतर्क था कि भैया ज़रा इस समय थोड़ा हाथ रोके रहो। पर जनता के लिए अच्छा था और जो अच्छे कर्मी हैं उनको उन्होंने मतलब चैन की साँस ली कि भाई चलो हम एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ अच्छे अफ़सरों की तारीफ़ होती है और उनको समर्थन मिलता है। अब जैसे मैं रिटायरमेंट के बाद एक दरोगा जी मेरे पास आए, बाद में खैर डिप्टी हो गए थे वो, कि सर मैंने किसी एमएलए को मार दिया था, तो मेरे खिलाफ़ तो शिकायत हो गई थी, मेरे आपके सामने पेशी हुई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ था फिर मुझे तो याद नहीं है। तो आपने कहा शाबाश, मार दिया तो शाबाश, पर ये है कि हम दिखाने के लिए थोड़ा-सा ये काम कर देंगे कि तुमको यहाँ से हटा के वहाँ कर दिया गया, पर मेरी तरफ से शाबाशी है। तो कहते हैं साहब मेरा तो हौसला और बढ़ गया कि डीजी साहब ने मुझको शाबाशी दी है कि मैंने एमएलए की पिटाई और एमएलए बदमाश था, गुंडा था, पीट दिया तो ठीक किया गया। तो इस तरह थे तो मैंने कहा जहाँ तक मोराल का है, तो बेईमानों के मोराल तो जब बेईमान अफ़सर रहता है तो और ऊँचाई पे चले जाते हैं, चलो अब लूट-पाट करके अपना ईमानदारों की शामत आ जाती ईमानदारों है। की दिक्कत हो जाती है और जनता की सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जनता की दिक्कत है, जनता परेशान होती है। पर मुझे मतलब इस बात का फ़क्र है कि पूरे पुलिस फ़ोर्स में ये था कि भई बदमाश आदमी भी स बदमाश पुलिस अफ़सर भी सहमा हुआ था कि अगर तुम्हारी गलती साहब के नज़र में आ गई, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं होगा। हुँ। पुलिस रिफ़ॉर्म्स की आप बार-बार बात करते हैं। पुलिस के बहुत सारे वीडियोज़ रोज़ाना आप देखते होंगे। बेरहमी से लोगों को मारना, डराना, धमकाना, सलूक, तौर-तरीक़ा। अब वो 1 लाख पे 222 होना चाहिए, आधे पर भी लोग काम करते हैं। पुलिस फ़ोर्स को लेके बहुत सारे सवाल हैं। तौर-तरीके को लेकर के, ज़िम्मेदारियों को लेकर के, जो बदसलूकियाँ हैं या लोगों को मारना-पीटना है, अत्याचार है। ये पूरा सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? देखिए सिस्टम में बहुत कुछ ठीक करने को है और ये है कि
बहुत कुछ ठीक हो भी सकता है। एक उदाहरण मैं आपको दूँगा, कोविड के टाइम में पुलिस ने दुनिया भर में हिंदुस्तान भर में क्या भूमिका निभाई। बेहतरीन। बहुत अच्छी भूमिका निभाई और अपनी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ के बियॉन्ड जाके उन्होंने काम किया। आपका काम तो केवल मुकदमे दर्ज करना और तफ्तीश करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हुँ, पर इन्होंने उसके बियॉन्ड जाके काम किया। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा रहे हैं, कहीं एसेंशियल कमोडिटीज़ किसी को दे रहे हैं, किसी को एक जगह से गाने दूसरी सुना रहे हैं जगह ले कैंपस में जाना है, वो जाकर। ले जा रहे हैं। कहीं और कुछ नहीं तो गाना गा रहे हैं और हुँ, बाजा बजा रहे हैं कि चलिए आपको एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं। मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट ने बराबर काम किया, वो तो उनका काम था, पर हमारा जो काम नहीं था वो हमने काम किया। देखिए, ये बड़ा मतलब कहने में दुःख होता है, पर आज की तारीख में देखिए 43% या इस इलेक्शन के बाद शायद बढ़ गया, 44-45 हो गया। आदमी आपके पार्लियामेंट में आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनसे आप किस संवेदन की आशा करते हैं? इनसे आप किस रूल ऑफ लॉ की उम्मीद करते हैं? ये किस गरीब का आँसू पोंछेंगे? ये तो सब तो करोड़पति हैं आजकल पार्लियामेंट में देखिए, सब तो करोड़पति से कम है ही नहीं। कहीं आंध्रा के कोई है वो शायद 1000 करोड़पति है। हुँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बेईमान हैं, पर सब तो करोड़पति हैं। और ये लोग जब बात करते हैं कि गरीब आदमी के साथ ये किया जाना चाहिए, वो ये सब लेक्चरबाजी है और जनता को दिखाने के लिए है। इन लोगों से जब तक हमारी राजनीति स्वच्छ नहीं होगी, और ये स्वच्छ तब तक नहीं होगी जब तक कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का इलेक्शन में लड़ने से ही प्रतिबंध हो जाएगा। हुँ, घुस जाने की बात तो दूर रही। जब तक हमारी राजनीति स्वच्छ नहीं होगी तब तक हम सही काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका हमारे ऊपर पूरा प्रभाव है, वर्चस्व है। जो इंडियन पुलिस का जो गठन हुआ 1861 में, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि भैया देखो 1857 में हमारे खिलाफ गदर हुआ था। अब हमको एक ऐसी पुलिस की स्थापना करनी चाहिए जो हमारे इनको दबा के रखें। हर आदेश का पालन करे, सही या गलत, कानूनी या गैर कानूनी। और इसके लिए उन्होंने इस पुलिस का गठन किया। मतलब बड़े शर्म की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है, बड़े दुःख की बात है कि वही पुलिस की व्यवस्था मोटी-मोटी आज भी चली जा रही है। आप पुलिस फ़ोर्स को बहुत बारीकी से जानते समझते हैं, जी। उसके नेचर कैरेक्टर को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी परेशानियों को। पुलिस रिफ़ॉर्म्स में क्या ज़रूरी बातें हैं जो होनी चाहिए और नए बदलाव के तहत क्या-क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पुलिस रिफ़ॉर्म में क्या होना चाहिए इसका कैटलॉग तो बहुत ही लंबा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आसानी से हो सकती हैं, उसको तो तत्काल करिए आप। जैसे आज पुलिस में जनशक्ति की बड़ी कमी है, हुँ, जनशक्ति को पूरा करिए। जनशक्ति को पूरे हिंदुस्तान में करीब 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आज भी हैं। हुँ, क्यों ये वैकेंसीज़ हैं? पहले तो वैकेंसी भरिए, फिर आज की तारीख में क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसका फिर से आकलन करिए और उसको भी भरिए। जनशक्ति की कमी करिए, संसाधनों की कमी दूर करिए। पुलिस की बिल्डिंग क्यों इतनी जर्जर रहती है। खचरा होती है? क्यों वहाँ अंदर जाके आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं मेडिवल टाइम्स में पहुँच गए? अरे पुलिस को एक मॉडर्न जितनी सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध करिए उनको। उनके अभी तो ये होता है बहुत, अब तो खैर उतना नहीं, वरना जनरल डायरी ये मालूम हुआ कि कागज़ ख़त्म हो गया है, कभी कहते हैं गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, कभी कहते हैं टेलीफ़ोन कट गया कि पैसा नहीं दिया है। ये सब बातें आम थी पुलिस में। तो अब पुलिस को संसाधनों से आप जो है लैस कीजिए। इसको ट्रांसपोर्ट की, इसको कम्युनिकेशंस की, इसको फॉरेंसिक, इसको देने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप तत्काल दे सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि पुलिस को हर बाहरी प्रभाव से मुक्त किया जाए और उसको काम करने में स्वायत्तता दी जाए। आप पुलिस को क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या उसका उद्देश्य है, वो तो आप निर्धारित कर सकते हैं कि भई ये आपका मैंडेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम आपको 15 आइटम बता रहे हैं, ये इसके मुताबिक आपको काम करना है। ये आप सरकार आप नीति निर्धारण आपका काम है। पर उस नीति को लागू करके ज़मीन में कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा काम है। उसमें फिर आप रोज़-रोज़ दखल मत दीजिए कि भैया एफआईआर में तुमने इसका नाम लिख दिया, अरे भई इसको यार किसी तरह से निकाल दो, ये तो हमारा आदमी है, हमारी पार्टी का समर्थक है, इसने तो इतने पैसे दिए, इसको निकाल दो किसी तरह से। अब वो एसपी साहब ने भी कहा ये देखो अब कुछ, और उन्होंने दरोगा से कहा, दरोगा ने इन्वेस्टिगेशन में लीपापोती करके उनको छोड़ दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए और इसी से हमारी जो छवि ख़राब हो रही है, बराबर हमारे ऊपर गलत दबाव जो होता है, और उस गलत दबाव को इतना ज़्यादा हमारे ऊपर इतने साल से कितने 75 साल से ज़्यादा हो गया पड़ चुका है कि अब बहुत से आदमी गलत काम करने के आदी हो गए हैं। आदि हो गए। आदी हो गए, उनको गलत काम ही ठीक लगता है।
देश में नक्सलवाद जो है ये लंबे समय से चलता रहा। 5 दशकों में इस देश ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, साधन-संसाधन बहुत सारे झोंके हैं। आज की तारीख में गृह मंत्री ये कहते हैं कि अब वो सिमट करके कुछ एक राज्यों में रह गया है, खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है। लेकिन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कमोबेश नक्सल मुक्त हो गए हैं। ये जो नक्सलवाद का आंदोलन रहा और हमारी जो लगातार उसको लेकर के पॉलिसी रही है, अब वो रूट आउट होने की तरफ है बकौल सरकार। इस प्रॉब्लम को आपने कैसे देखा है और क्या ये अब ख़त्म हो जाएगा? देखिए, इस प्रॉब्लम को मैंने तब से देखा है जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ। क्योंकि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था उस समय मैं युवा अधिकारी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, और जैसे-जैसे इस मूवमेंट शुरू हुआ और उसकी उग्रता भारत सरकार को समझ में आई, उन्होंने कहा भाई एक अफ़सर होल टाइम इसमें लगाओ, नौजवान अफ़सर जो इस पूरे मूवमेंट को स्टडी करे, और मैं पहला अफ़सर था जो इसके लिए चयनित हुआ कि भई ये का इस समस्या को आप समझिए। तो मैं इसको शुरू से देख रहा हूँ, और शुरू के अध्याय मैंने जब इस मूवमेंट को देखा, तो बहुत सारी बातें का मेरे ऊपर भी मानसिक प्रभाव हो मैं भी प्रभावित हुआ कि आखिर इनकी कुछ बातें तो सही हैं। ठीक है, इनके तरीके से आप असहमत हो सकते हैं, पर जो इनकी शिकायत है वो उसमें तो कुछ बल है। हुँ, तो मैंने कहा कि इस मूवमेंट के बारे में मैं कुछ लिखूँगा ज़रूर, पर मैंने सोचा कि जब तक जो मैं लिखना चाहता हूँ वो नौकरी में तो नहीं लिख पाऊँगा। तो मैंने फिर समझिए कि करीब 25 साल इंतज़ार किया, और इस दौरान जो कुछ इस फ्रंट पे होता रहा, मैं बड़े मतलब जितने अखबार, मैगज़ीन में जहाँ कोई आर्टिकल मिले नक्सल समस्या उसके बारे में, तुरंत मैंने काटा और अपनी फ़ाइल बनाता गया। और मेरे पास मतलब आपको क्या कहें, आज ऐसे-ऐसे कागज़ मेरे पास मिल जाएँगे जो शायद लाइब्रेरीज़ में भी नहीं होंगे, अच्छा। नक्सल समस्या के। हाँ, सब मैं अपने इकट्ठा करता चला गया। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने इसमें लिखा, और रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ, भगवान की तरफ से ही हुआ। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जब हत्या का प्रयास हुआ, तो अब मेरा तो आंध्र से कोई संपर्क था नहीं, ना नायडू जी मुझको जानते थे, ना मैं उनसे कभी मिला था। पर जिन लोगों ने भी ये सोचा, उन्होंने उनको सलाह दिया कि नहीं, प्रकाश सिंह, अगर आप अच्छी रिपोर्ट चाहते हैं, ईमानदारी की रिपोर्ट चाहते हैं, तो प्रकाश सिंह को उसमें बुलाइए। तो मैं उसमें गया, 4 महीने मैंने आंध्र में पूरा सिस्टम को स्टडी किया, और क्यों उन पे हत्या हुई, सुरक्षा में क्या चूक हुई। तो मतलब इस मूवमेंट को और गहराई में मुझे समझने का मौका मिला। फिर एक और प्लानिंग कमीशन ने एक ग्रुप बनाया, हुँ, और उसको कहते हैं कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में डेवलपमेंट की क्या समस्याएँ हैं, इसको हुँ, स्टडी करने के लिए। अब प्लानिंग कमीशन को पता नहीं किसने मेरा नाम सुझा दिया, मुझे नहीं मालूम, कि पर मुझको और डोवल को, 2 आदमियों को प्लानिंग कमीशन ने को-ऑप्ट कर लिया कि इसमें आप भी आ जाइए। डोवल बहुत व्यस्त थे उन दिनों, हालाँकि अभी एलएसी नहीं बने अजीत थे। डोवल। वो भी हमारी तरह फ्री थे रिटायरमेंट के बाद, तो उन्हें वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, वो बहुत से और कार्यों में लगे रहे, तो मैं ही इसमें लगा रहा। और इनकी टीम आंध्र में और तेलंगाना में और जगह छत्तीसगढ़ वगैरह जाने का मुझे मौका मिला, तो मैंने फिर इस मूवमेंट को और गहराई में स्टडी किया। तो इस मूवमेंट को तो मैं 1967 से फ़ॉलो कर रहा हूँ, और अभी अभी तक फ़ॉलो कर रहा हूँ। मेरी किताब जो इस विषय पे है, वो भारत में छपी है, फ्रांस में छपी है, और अमेरिका में छपी है। 3 जगह, 3 देशों में छपी है ये मेरी नक्सल मूवमेंट में जो मेरी किताब है। तो ख़ैर, अब रही बात इसकी, देखिए आज इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा बलों के दबाव के कारण इस मूवमेंट का प्रभाव बहुत सीमित हो गया है, और भौगोलिक क्षेत्र एक ज़माना था 2010 में जब ये 220 जिलों में प्रभावित थे, और 223 ज़िले प्रभावित थे और 20 स्टेट्स प्रभावित थी। और उसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की समस्या है। पर उसके बाद से चिदम्बरम साहब जब होम मिनिस्टर थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा मैसिव डिप्लॉयमेंट हुआ। सब जगह सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भेजी गई, और इसके खिलाफ से बराबर अभियान चल रहा है। तो उसके सकारात्मक परिणाम अब हमें देखने में आ रहे हैं। धीरे-धीरे अब इसका 35-40 ज़िले ही बस रह गए हैं, जहाँ इनका प्रभाव बचा है। हुँ, और सरकार को ये उम्मीद है, और होम मिनिस्टर साहब ने ये लक्ष्य रखा है कि 2026 मार्च तक इस समस्या का उन्मूलन हो जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक उन्होंने लक्ष्य रखा है, और जहाँ तक वो देश को नक्सल समस्या से मुक्त करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। पर इसके लिए तरीका क्या अपनाया जाएगा? हुँ, उन्होंने अपने भाषण में एक शब्द इस्तेमाल किया जिससे मुझे बड़ी चोट लगी, ये है कि
रूथलेसली हुँ, द मूवमेंट शुड बी, मतलब इस मूवमेंट को एकदम निर्दयता से इसको प्रहार करके इसको कुशल ख़त्म नहीं। कर दिया जाए। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए ऐसा है, नक्सल मूव मैं तो बहुत से नक्सलियों से भी मिला हूँ गाँव में, या नक्सल समर्थकों से भी मिला हूँ। आदमी नक्सली क्यों बनता है? किसी उसको कोई नक्सली के शौक नहीं, साथ कोई याद आपकी? उसको कोई शौक नहीं है। हुँ, उसको कोई शौक नहीं है। कहीं न कहीं उसके साथ अन्याय हुआ है, कहीं न कहीं उसके साथ भेदभाव हुआ है, कहीं न कहीं उसके परिवार के साथ कुछ बेइज़्ज़ती हुई है। कोई न कोई उसको शिकायत राज्य से ज़रूर है, या और कुछ नहीं तो उसकी ज़मीन ले ली गई है, उसको फ़ॉरेस्ट से बेदखल कर दिया गया है। हुँ, अब फ़ॉरेस्ट से बेदखली इतने बड़े पैमाने पे चल रही है जिसका आप लोग को यहाँ शहर में रहने कोई अंदाज़ नहीं है। हुँ, 2018 से 2023 के बीच में केवल मैं 5 साल के आंकड़े दे रहा हूँ। अट 89,000 89,000 हेक्टेयर्स ज़मीन फ़ॉरेस्ट की जो है वो नॉन फ़ॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर करिए। दी गई है। सोचिए ज़रा, 89,000 हेक्टेयर्स, ये 2 बड़े-बड़े शहर मिला दीजिए तो भी हुँ, शायद हुँ, कम पड़ेंगे। और ये किस काम में गई हैं? ये कहीं सड़क के निर्माण के लिए है, कहीं वो कोई फैक्ट्री पावर प्लांट बन गया है, कहीं कोई, मतलब तरह-तरह की फैक्ट्रीज़ अपना बनती जा रही हैं और सड़कों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अब इससे आप तो आपकी नज़र में तो ये डेवलपमेंट है, हुँ, पर ट्राइबल की नज़र में ये डेवलपमेंट नहीं है। आपने 88,000 हेक्टेयर की ज़मीन से आदमियों को बेदखल कर दिया। अब ये कहाँ जाएँगे? हुँ, वो तो वहीं तो रहते थे ये। अच्छा, बेदखली ही समस्या नहीं है, बहुत से पहाड़ ऐसे हैं जिनको ये अच्छा, पूजते हैं, इनको वर्शिप करते हैं, ये हमारे यहाँ भगवान यहाँ पे हैं। आपको मंदिर, एक बड़ा मंदिर तोड़ दिया जाए तो आपको जो तकलीफ़ होगी उस वही तकलीफ़ उनको होती है जब उनका फ़ॉरेस्ट का ग्रीन कवर हट गया और वहाँ पे सब पहाड़ के सीने से सड़क बन गई या कहीं बिल्डिंग खड़ी हो गई। पर शहरी आदमी को इसकी संवेदना है ही नहीं। आपको तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन जहाँ है सरकार ने अलॉट कर दी, अब जाओ भई अपना इनको भगाओ और इनको रिहैबिलिटेशन के लिए जो करना चाहिए वो आपने नहीं किया। ठीक है, कुछ आंशिक कदम लिए गए, फिर भी बहुत से लोग रिहैबिलिटेट नहीं हुए, अभी कहाँ जाएँगे? तो हर आदमी को राज्य के खिलाफ कोई न कोई शिकायत है, इसलिए वो नक्सली बना है। वो कोई, मतलब वो कोई पाकिस्तान के टेररिस्ट की तरह नहीं है कि आपके देश में आतंक फैलाना चाहता है। लेकिन बाद आप में पाकिस्तान के आतंकवादी को, उसके साथ आप रूथलेस हो जाइए, जितना रूथलेस हो सकते हैं आप हो जाइए। तो इस आदमी को आप थोड़ा संवेदन के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। और जब आप देखिए मूवमेंट बहुत कुछ ढलान पे है, हुँ, बैक फुट पे है, तो ये ऐसा मौका है जब आपको कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, बजाय इसके कि वही लकीर के फ़कीर सुरक्षा बल हुँ, का अभियान चलता रहे। आउट ऑफ द बॉक्स मैं ये कहता हूँ कि आप यूनिलैटरल सीज़ फायर डिक्लेयर कर दीजिए। 1 महीने या 2 महीने का हम सीज़ फायर करते हैं। हाँ, इस बीच में अगर आपने कोई जघन्य घटना की तो हम सीज़ फायर कॉल ऑफ कर देंगे और फिर अभियान। हुँ, तो 2 महीने तक हम कोई गोली नहीं चलाएँगे। इस दौरान जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं वो ऊपर आ जाएँ। आप देखिएगा हज़ारों आदमी सरेंडर करेंगे, हज़ारों आदमी सरेंडर करेंगे। हुँ, अपने हथियार के साथ आएँगे, कुछ बिना हथियार के आएँगे। आप देखिए इनको कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। इनके खिलाफ़ अगर जघन्य अपराध है तो ख़ैर आपको डील करना पड़ेगा, अन्यथा आप देखिए इनको कैसे, छोटा-मोटा अपराध हो तो उसको निपटाइए और इनको मेन स्ट्रीम में ले लीजिए। फिर आपके पास जैसे आज उनकी संख्या, अगर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की, मुझे अब लेटेस्ट फिगर्स तो नहीं है, हुँ, 5-6 हज़ार लोग कहते थे, आज शायद 1,500-2 हज़ार रह गई। आप देखिए ये कुछ 100 में रह जाएँगे। जब बाकी आदमी, जब आपने मेन स्ट्रीम में ले लिया, अपनी उदारता से, हुँ, अपनी मैग्नानिमिटी से, ये दिखा के कि देखो हम तो अब इस पोज़ीशन में हैं कि तुमको ख़त्म कर सकते हैं, पर तुम वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तुमको मेन स्ट्रीम में आने का मौका दे रहे हैं। फिर थोड़े से आदमी जो अगर 200, 400, 500 बचते हैं तो उनको आप निपटा दीजिए, आप इन ड्यू कोर्स ऑफ देखिए, टाइम। अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि हम आपको मौका देते हैं, आप हथियार छोड़ कर के मेन स्ट्रीम में आइए, रिहैबिलिटेट करने का ज़िम्मा हमारा है, बहुत अच्छे से अब करेंगे। ये तो मैंने, जो लोग हथियार उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे, फिर हम ढूँढ-ढूँढ के मारेंगे। देखिए ऐसे तो कोई हथियार छोड़ेगा नहीं। हुँ, इसके लिए मैं कहता हूँ कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स
काम करिए। आइडिया लेकर यूनिलैटरल सीज़ फायर विल बी द राइट स्टेप। आप डिक्लेयर करके देखिए तो। और दिक्कत क्या है, अगर ये बदमाशी करते हैं, अपनी हरकत से बाहर नहीं आते, फिर आप तो इनको जितना मारिएगा सारी जनता आपके साथ रहेगी, फिर गाँव वाले भी आपके साथ रहेंगे। गाँव वाले कहेंगे अरे तुमको तो मौका मिला था सरेंडर करने का, तुम क्यों नहीं सरेंडर किए? क्यों तुम हमारी जान खाते हो? क्यों तुम हमारे घर में आके ज़बरदस्ती खाना खाते हो? क्यों तुम हमारे शरण लेते हो? तुम जाओ, हम जाके पुलिस को खबर कर देंगे, तुम यहाँ पे हो। पब्लिक आपके साथ हो जाएगी। जिस दिन पब्लिक आपके साथ हो जाएगी तो इनकी तो ज़मीन पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये तो आज पब्लिक सपोर्ट पे है। आप क्या समझते हैं ऐसे ही ये आंदोलन चल रहा है? हुँ, अरे आपकी इतनी फ़ौज लगी हुई है। मुझे जब आंकड़े मैं लेता हूँ तो मैं तो घबरा जाता हूँ कि मतलब इतनी ज़्यादा फ़ोर्स भी लगी है। क्योंकि हम लोगों ने जब समस्या से डील किया तो थोड़ी-थोड़ी फ़ोर्स मिलती थी। हुँ। अब तो इन लोगों को इतनी ज़्यादा फ़ोर्स मिल जाती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतनी फ़ोर्स लगी है, आप मतलब आपके मुताबिक सीज़ फायर एक बेटर ऑप्शन है इन लोगों को एक हथियार यूनिलैटरल छोड़ सीज़फायर कर के डिक्लेयर मुख्यधारा करके में जोड़ने देखिए, का। महीने भर 2 महीने देखिए, आप चांस लीजिए। कोई हाँ, ऐसा आसमान तूफ़ान टूटा नहीं नहीं जा रहा आएगा है। जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। हुँ, ऐसा तो सारा ये तो लैंडलॉक्ड एरिया है, कोई ऐसा नहीं कि चीन से हथियार आ जाएगा उस दौरान में पाकिस्तान से हथियार आ जाए। ये कोई पंजाब नहीं है, ना ये नागालैंड है। पंजाब को पाकिस्तान से मिला, नागालैंड को चाइना से और ईस्ट पाकिस्तान से मिला। हुँ। तो ये तो सब लैंडलॉक्ड एरिया है, आप इनको आसानी से घेर के अपना इंतज़ाम पुख्ता रख सकते हैं कि 1 महीने में अगर थोड़ा नुकसान हुआ भी तो ठीक है, अब तुम अपनी हरकत से बाहर नहीं आओगे तो अब हम तुम्हारी खबर लेते हैं। प्रकाश सिंह जी, एक ऐसे ऑफ़िसर से आज बात करके बहुत अच्छा लगा, जो अपने पूरे करियर में ईमानदार रहा, दिलेर रहा, देश के लिए लगातार काम करता रहा और हर वक़्त कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करता रहा। आपने वक़्त निकाला, आपने बातचीत की, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका।